आज हम देखेंगे पोलन ग्रेन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, जैसे कि पोलन एलर्जी क्या होता है, पोलन एलर्जी क्या होता है, पोलन फूड क्या होता है, पोलन वाइबिलिटी क्या होती है, एंड पोलन बैंक क्या होता है। तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि पोलन एलर्जी क्या होता है। पोलन एलर्जी, एलर्जी कई प्लांट्स के जो पोलन होते हैं वो एलर्जी कॉज करते हैं, जिससे आपको अस्थमा हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, ब्रोंकाई से रिलेटेड बीमारियां हो सकती हैं, जिसे बोला जाता है ब्रैंकियल एफ्लिक्शन। अब बोलोगे मैम ब्रोंकाई क्या होता है। देखो ये होता है हमारा माउथ, और यहाँ पर दो हमें पाइप्स देखने को मिलती है। ये जो पाइप्स है इसे बोला जाता है ईसोफेगस, और ये जो है इसे ट्रैकिया। ईसोफेगस जो होता है वो फूड पाइप होता है, और ट्रैकिया जो होता है वो होता है विंड पाइप। तो ये जो ट्रैकिया है ये आगे फर्दर ये डिवाइड होता रहता है। अगर इसने एक बार डिवाइड किया तो ये है प्राइमरी ब्रोंकाई, लंग्स की साइड जाता है। प्राइमरी ब्रोंकाई सेकेंड बार डिवाइड किया, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, इसी तरह से ये ब्रोंकियोल्स तक जाता है। तो इसको हम जूलॉजी में एकदम डिटेल में पढ़ते हैं 11वीं क्लास में। तो लिख लो कि पोलन ऑफ मैनी प्लांट्स कॉज एलर्जी। काफ़ी सारे प्लांट्स होते हैं जिनके पोलन ग्रेन क्या करते हैं, एलर्जी कॉज करते हैं, और उसको क्या बोला जाता है, ब्रैंकियल एफ्लिक्शन। ब्रैंकियल एफ्लिक्शन। और अगर ये एलर्जी आपको ज़्यादा दिन तक रहता है, इट लीड्स टू chronic respiratory disorder, respiratory disorder। अगर लंबे समय तक आप कहीं ऐसी जगह पर रह रहे हो जहाँ की जो पोलन ग्रेन्स हैं, जो प्लांट्स हैं उनके पोलन ग्रेन्स ऐसे हैं जो एलर्जी कॉज करते हैं, तो आपको क्रोनिक का मतलब क्या है, लंबे समय तक, तो आपको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर भी हो सकते हैं। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर मतलब कौन कौन से रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो सकता है, आपको अस्थमा हो सकता है, आपको ब्रोंकाइटिस हो सकता है, ब्रोंकाइटिस, समझे। अगर मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल की बात करें इंडिया में कि मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल बता दो पोलन का जो एलर्जी कॉज करता है, तो वो कौन सा है, वो है आपका पार्थेनियम। या फिर इसी को बोला जाता है कैरेट ग्रास। और ये जो कैरेट ग्रास है, जो पार्थेनियम है, ये अपने इंडिया में था ही नहीं, मतलब ये विदेश से आया हुआ है। तो ये क्या हुआ, एक्सोटिक स्पीसीज। एक्सोटिक का मतलब क्या होता है कि जो अपने इंडिया में ना हो, कहीं दूसरे देश से आया हो, या फिर आप इसे बोल सकते हो एलियन स्पीसीज। और ये इंडिया में किसके साथ आया था, ये विदेश से आया था, इंडिया में वीट के साथ। केम इनटू इंडिया, लिखो केम इनटू इंडिया along with wheat। ये वीट के साथ आया था, along with wheat। और आने के बाद ये बहुत जल्दी पूरे इंडिया में फैल गया। सेपरेट का मतलब सेपरेट हो जाना, सेपरेट ऑल ओवर इंडिया। और हर जगह पाया जाना, कोई ऐसी चीज़ जो हर जगह पाई जाती है, उसके लिए हम बायोलॉजी में एक शब्द यूज़ करते हैं,
उसको बोला जाता है यूबिक्विटस। तो जो पार्थेनियम है वो क्या है, यूबिक्विटस, मतलब हर जगह पाया जाता है, यूबिक्विटस, यूबिक्विटस। और ये क्या कर रहा था, ये एलर्जी कॉज कर रहा था, कॉज एलर्जी। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। पोलन एलर्जी क्या होता है, कई प्लांट्स के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो क्या करते हैं, एलर्जी कॉज करते हैं, जिससे आपको अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और ब्रोंकाइटिस से रिलेटेड बीमारियां हो सकती है, जिसे बोलते हैं ब्रेंकियल एफ्लिक्शन, जिसे क्या बोलते हैं, ब्रेंकियल एफ्लिक्शन। और अगर ये बीमारियां ज़्यादा टाइम तक रही तो इससे आपको क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर भी हो सकता है, जैसे अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियां भी हो सकती है। अगर मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो है वो पार्थेनियम है, मतलब कैरेट ग्रास। ये अपने इंडिया में था ही नहीं है, विदेशी माल है, विदेश से आया हुआ है वीट के साथ, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, एक्सोटिक स्पीसीज या फिर एलियन स्पीसीज। ये पूरे आने के बाद ये पूरे इंडिया में फैल गया, पूरे इंडिया में पाया जाना, हर जगह पाया जाना, उसके लिए एक वर्ड यूज होता है यूबिक्विटस। और ये क्या कर रहा था, ये एलर्जी कॉज कर रहा था। क्लियर है, नोट कर लो। अब हम पढ़ेंगे कि जो पोलन फूड होता है वो क्या होता है। अब आप बोलोगे मैम जो पोलन, अभी आपने पोलन एलर्जी पढ़ा है, फिर पोलन फूड, क्या पोलन को खाया भी जाता है क्या? मैंने कहा राइट, पोलन को खाया भी जाता है। और मैं आपको बता दूं, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनमें 250 से भी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स आपको देखने को मिलते हैं। आओ समझते हैं पोलन फूड क्या होता है। पोलन फूड क्या होता है, ज़्यादातर इसको वेस्टर्न कंट्रीज़ में खाया जाता है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में हेल्थ सप्लीमेंट के तौर पर लिया जा रहा है, अपने इंडिया में भी भर भर के लिया जा रहा है अब तो। पोलन फूड, तो जो पोलन होते हैं इनमें काफ़ी सारा न्यूट्रिएंट्स देखने को मिलता है। क्या होता है, रिच इन न्यूट्रिएंट्स। और ये किस में काम आती है, ये खाने के लिए काम आती है। यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट के तौर पर इसे यूज़ किया जा रहा है। और राइट, और ये अवेलेबल है कहाँ पर, मार्केट में। अवेलेबल लिखो, अवेलेबल इन मार्केट इन सिरप्स एंड टैबलेट्स। सिरप्स और टैबलेट्स की फॉर्म में अवेलेबल है मार्केट के अंदर इन वेस्टर्न कंट्रीज। सिरप एंड टैबलेट्स इन वेस्टर्न कंट्रीज जैसे अमेरिका भी वेस्टर्न कंट्री है, वेस्टर्न कंट्रीज। अब रिच होता है न्यूट्रिएंट्स, मतलब काफ़ी सारा न्यूट्रिएंट्स इसमें देखने को मिलता है, इसलिए हम इसे क्या करते हैं, फूड के लिए यूज़ करते हैं, फूड सप्लीमेंट के तौर पर इसे यूज़ कर रहे हैं। ये मार्केट में अवेलेबल है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी चले जाओ मार्केट में इसे लेने के लिए। दाल चावल खाओ, रोटी सब्जी खाओ, घर पे रहो, आराम करो, राइट। तो रिच होता है न्यूट्रिएंट्स में और फूड सप्लीमेंट के तौर पर यूज़ किया जाता है। मार्केट में अवेलेबल है किस फॉर्म में, सिरप्स और टैबलेट्स की फॉर्म में। ज़्यादातर इसको वेस्टर्न कंट्रीज़ में लिया जा रहा है। अब ये पोलन करते क्या हैं, जो एथलीट्स होते हैं या फिर जो रेस हॉर्स होते हैं, घोड़ों को दौड़ाया जाता है, तो उनको ये दिया जाता है। उनकी जो परफॉर्मेंस होती है उसको इंक्रीज करने का काम कौन करता है, ये पोलन ग्रेन। तो लिखो इंक्रीज, अपर एरो का मतलब होता है इंक्रीज, डाउन एरो का मतलब होता है डिक्रीज। इंक्रीज परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रेस हॉर्स। समझ गए इतनी बात, पोलन फूड क्या होता है, एकदम क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक डालो कि पोलन वाइबिलिटी क्या होती है। पोलन वाइबिलिटी
पोलन वाइबिलिटी क्या होती है? पोलन वाइबिलिटी क्या होती है? हर एक पोलन की एक अपनी वाइबिलिटी रहती है। वाइबिलिटी मतलब वो टाइम पीरियड जब एक पोलन ग्रेन एंथर से निकलकर स्टिग्मा के ऊपर जाए और जर्मिनेट कर जाए, वो उस पोलन ग्रेन की क्या है? वाइबिलिटी है। वो उस पोलन ग्रेन की टाइम पीरियड है। तो एक बार लिखो, फिर अच्छी तरीके से समझाती हूँ। टाइम पीरियड, द टाइम पीरियड the time period to which pollen retain the stigma नहीं, देखो, the time period to which pollen retain the ability to germinate on stigma। आइए इसे डायग्राम से समझते हैं। देखो, समझ लो ये एक पोलन ग्रेन है, ये एक पोलन है, और इसकी जो वाइबिलिटी है, जो टाइम पीरियड है, वाइबिलिटी है वो 30 मिनट है। अगर 30 मिनट के 1 मिनट बाद भी ये पोलन के ऊपर स्टिग्मा के ऊपर जाती है और लैंड करती है, तो ये जर्मिनेट नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो लिमिटेड फूड स्टोर है वो ख़त्म हो जाएगा। पोलन और पिस्टल के बीच का जो इंट्रैक्शन है वो फेल हो जाएगा। जो एंजाइम्स है पोलन ट्यूब बनाने वाली, वो ख़त्म हो जाएगा। अगर पोलन ट्यूब बनेगी नहीं तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? नहीं होगा। तो समझो, पोलन वाइबिलिटी, इस पोलन है और इसकी वाइबिलिटी कितनी है? 30 मिनट। ये एंथर से निकली, एंथर से रिलीज होकर पड़ी हुई है कहीं रेत में, और ये क्या करती है? ये कहती है कि मैं 30 मिनट में नहीं जाऊंगी भैया, मैं 40 मिनट के बाद जाऊंगी। ये क्या करती है? ये जाकर स्विमिंग पूल में आराम से नहाती है, उसके बाद गोवा बीच पर जाकर आराम से फ़ोटो खिंचाती है। तो ये जाती है 40 मिनट के बाद स्टिग्मा के ऊपर लैंड करती है, और जब ये 40 मिनट के बाद जाती है तो ये स्टिग्मा के ऊपर लैंड नहीं कर पाती, क्योंकि इसके अंदर की जितनी भी केमिकल्स हैं, जितने भी एंजाइम्स हैं, वो सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। तो अगर मुझे स्टिग्मा के ऊपर लैंड करना है तो मेरा जो टाइम पीरियड है वो 30 मिनट अगर है तो 30 मिनट में ही मुझे स्टिग्मा के ऊपर लैंड करना पड़ेगा, वरना मैं स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट नहीं कर पाऊंगी। राइट? समझ गए? और देखो, अलग अलग प्लांट्स में जो टाइम पीरियड होता है, जो वाइबिलिटी होती है पोलन की, वो अलग अलग हो सकती है। तो ये क्या है? वेरी करता है, वेरी इन डिफरेंट प्लांट। जैसे अगर मैं लिखना चाहूँ सीरियल्स क्या होते हैं? अनाजें। हमारे जो व्हीट है, राइस है, इनका जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है? वो होता है 30 मिनट। अगर 30 मिनट के 1 मिनट बाद भी ये स्टिग्मा के ऊपर लैंड करती है तो ये जर्मिनेट नहीं कर पाएंगी। रीज़न मैंने आपको बता दिया। उसके बाद और लिख लो, जो रोजेएसी होती है। रोजेएसी क्या होती है? रोज़ की फैमिली। रोजेएसी, सोलेनेसी आलू, बैंगन, टमाटर। लेग्यूमिनेसी क्या होता है? दालें, सोयाबीन, मटर, ये सारी चीज़ें। तो इनका जो टाइम पीरियड होता है वो सेवरल मंथ तक होता है, मतलब अगर ये अभी एंथर से निकल रही हैं तो ये काफ़ी मंथ तक आराम से अपने मौज मस्ती काट सकती है। समझे? कोई भी पोलन है, उसकी वाइबिलिटी कितनी होगी, उसका जो टाइम पीरियड है वो कितना होगा, ये मेनली डिपेंड करता है बाहर के एनवायरनमेंट पर। टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है। तो देखो, डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड
एंड ह्यूमिडिटी। टेम्परेचर जो होना चाहिए एक पोलन ग्रेन को अच्छे से जर्मिनेट करना, वो 22-23 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है वो एकदम अच्छा टेम्परेचर होता है। उस टेम्परेचर पर जो पोलन ग्रेन होती है वो एकदम अच्छे तरीके से स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर जाती है। और जो ह्यूमिडिटी होनी चाहिए वो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होनी चाहिए, राइट। अब देखो फिर से एक बार रिवाइज करवा देती हूँ, आराम से पढ़ेंगे एकदम। टाइम पीरियड टू विच पोलन रिटेन द एबिलिटी टू जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा। ऑन स्टिग्मा तो मैंने लिखा ही नहीं भैया, कोई बात नहीं, गलती होती रहती है। ऑन स्टिग्मा मतलब वो टाइम पीरियड जब एक पोलन ग्रेन एंथर से निकलकर स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर जाए और लैंड करके जर्मिनेट कर जाए, वो टाइम पीरियड उसको बोला जाता है पोलन वाइबिलिटी, कि वही उस पोलन की वाइबिलिटी है। ये अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग हो सकती है। जैसे वीट और राइस की बात करें, जो अनाजे हैं उनमें 30 मिनट का होता है। रोजेनेसी, सोलेनेसी, लेग्यूमिनेसी, इनमें सेवरल मंथ तक होता है। और ये मेनली डिपेंड करता है बाहर के एनवायरनमेंट पर, कि जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और ह्यूमिडिटी जो है वो कम नहीं होनी चाहिए। तो ये था हमारा पोलन वाइबिलिटी। अब एक और टॉपिक हमारा बच गया, पोलन बैंक क्या होता है। पोलन बैंक क्या होता है, टॉपिक डालो पोलन बैंक। देखो भैया, ये कोई एसबीआई बैंक या पीएनबी बैंक नहीं है, ये है पोलन बैंक। ये किससे मिलता जुलता है, किसके सिमिलर है, मतलब ये सिमिलर होता है सीड बैंक की तरह, सिमिलर टू सीड बैंक। सीड बैंक जैसे सीड को हम स्टोर करते हैं ताकि हम अगले साल बीज बो सके और अनाज को उपजा सके, उसी तरह से हम पोलन को भी स्टोर करते हैं। तो जो पोलन है, स्टोर्ड पोलन एट लो टेम्परेचर, कितना लो, -196 डिग्री सेल्सियस, -196 डिग्री सेल्सियस in liquid nitrogen is called cryopreservation. मतलब क्या है कि पोलन ग्रेन जो है उसको लो टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर स्टोर किया जाता है और इस टेक्निक को बोला जाता है क्रायो प्रिजर्वेशन। अब बोलोगे मैम इसे स्टोर करना ही क्या है, पर्पस क्या है स्टोर करने का। तो देखो, अगर तुम एक साइंटिस्ट हो और तुम एक बहुत बड़े रिसर्च लैब में बैठे हो और तुम्हें कोई आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन करवानी है, तो तुम क्या करोगे, तुम जाओगे बगीचे में, एक छोटा सा बीज बोओगे, फिर उसमें बहुत दिनों तक पानी दोगे, धीरे धीरे पौधा बनेगा और जब वो पौधा बनेगा तो कुछ दिनों बाद उसमें फ्लावर आएंगे और जब फ्लावर आएंगे तो उसमें एंथर जो है वो मैच्योर होगा और फिर आप वहाँ से पोलन ग्रेन ले लोगे। क्या तुम ऐसा करोगे? नहीं, इसमें तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, क्या पता पौधा बीच में सूख भी जाए। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, अगर हमें इंस्टेंट अगर हमें आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन करवानी है तो हम क्या करते हैं, जो स्टोर्ड पोलन है लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर उसको हम यूज़ कर लेते हैं अपने आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन के अंदर। तो ये होता है पर्पस। ये किस में हेल्प करते हैं, इट हेल्प्स इन क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम, क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम और रिसर्च लैब में, क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम कराना मतलब वही आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन करवानी है, या फिर रिसर्च लैब जहाँ पर ये सारे काम होते हैं वहाँ पर इस पोलन ग्रेन को क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। रिवाइज कर लो,
सिमिलर टू सीड बैंक, मतलब सीड बैंक की तरह होता है ये। इसको स्टोर किया जाता है -196 डिग्री टेम्परेचर में लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर। इस टेक्निक को बोला जाता है क्रायो प्रिजर्वेशन, और ये किस में हेल्प करता है, क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम एंड रिसर्च लैब में इसको यूज़ किया जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए हम पोलन को स्टोर करके रखते हैं सीड बैंक की तरह, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक रिवाइज करते रहिए।